बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum warahmatullah. My dear students, my name is Dr. Masood Anwar and I am with you in the 9th lecture of Business Math and Statistics. In the previous lecture, we have discussed about what is probability, what are its approaches, and what are the main types of the events. A few basic concepts I have given in the previous lecture, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ा, जिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। आज हम जैसा कि कल प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर था हमारा, लेक्चर नंबर 8 में हमने आपसे बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं उसमें आपको पैथ ऑफ थॉट्स के बारे में पहले बात करूंगा, बिकॉज जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो यू शुड हैव इंफॉर्मेशन फर्स्ट, कि आपको पता होना चाहिए कि पैथ ऑफ थॉट्स से क्या मुराद है, हाउ मैनी आर ब्लैक थॉट्स, हाउ मैनी आर ब्लू थॉट्स, हाउ मैनी, if I say that a man, a hand of bridge, what does this mean, a hand of bridge? Similarly, if I say that a poker hand, so you should have knowledge about poker hand. Okay? तो आज मैं आपके पास, आप राइट साइड पे देख सकते हैं, these are the chords from a path of 52 chords. So you should have a knowledge about how many are spades, clubs, diamonds and hearts. तो मैं ये इसके ऊपर आप देख लें, इस स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं इसमें, these are hearts, sorry, 13 diamonds, these are diamonds. These are hearts. Thirteen spades. And 13 are clubs. It means we have 52 cards and हर एक में से जो आप देखते हैं क्लब्स, डायमंड्स, हार्ट्स एंड स्पेड्स सब 13 है, तो 13 मल्टीप्लाई विद 4, इट मींस टोटल कार्ड जो आपके पास हैं दे आर 52। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक कार्ड्स कितने हैं और रेड कितने हैं। तो ये जो 13 हैं, it means 26 are black, and red कितने हैं? they are also 26। ठीक है, तो हर एक सूट के अंदर there are 4 jets, अगर मैं इसको jets लिखता हूँ ये, तो देर आर 4 जैट्स इन ऑल। ठीक है, इसी तरह किंग्स, देर आर आल्सो 4, क्वींस आर आल्सो 4 एंड एसेस, they are also 4. It means we have 4 kings, 4 jets, 4 queens and 4 aces. ठीक है, अब आप देखिए कि इनके ऊपर जो फेस कार्ड्स है, हाउ मैनी आर फेस कार्ड्स। अगर एक क्वेश्चन आ जाता आपको कि फेस कार्ड के बारे में जब बात की जाए तो दे आर 12। कैसे पता चला आपको 12 है? ठीक है, 4 जेट्स थे, 4 ही क्वींस हैं और 4 ही किंग्स हैं। तो बात हो रही है फेस कार्ड की, तो फेस जिनके ऊपर फेसेस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे फेस कार्ड कहलाते हैं।
अच्छा, अब अगर मैं एक आपसे पूछता हूँ, इट मीन्स अब हर एक का एक जो है वो क्वीन है, क्वीन डायमंड की है, एक क्वीन जो है वो स्पेड 8 हार्ट में से होगी, इसी तरह 8 क्लब में से होगी, इसी तरह 4 जो जैक्स हैं हर एक का एक जैक है, ठीक है, और एसेस जो हैं वो भी इसी तरह 4 एसेस हैं, तो हर एक का एक एस होगा। अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको आता है ए हैंड ऑफ ब्रिज, इससे क्या मुराद है? ए हैंड ऑफ ब्रिज, इट मीन्स 13 कार्ड्स की बात कर रहा है, 13 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है। अगर मैं कहता हूं अ पोटर हैंड, ठीक है, इफ आई से दैट अ पोटर हैंड, इट मीन्स 5 कार्ड्स, ठीक है। और टोटल आपने इसमें ब्लैक भी देख लिए, रेड देख लिए, उसके बाद पोटर हैंड देख लिया, हैंड ऑफ ब्रिज देख लिया, और आपको ये भी आइडिया हो गया कि हर एक के अंदर एक एक ये चीज़ें आ रही हैं। और फेस कार्ड्स का भी पता चल गया। नो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें वो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 6 पॉइंट, जो मैंने आपसे कहा था कि ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको मैं बताऊंगा। तो दैट क्वेश्चन वाज यस 6.2 पेज 203, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इस एक स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मैं इसका सैंपल स्पेस बना रहा हूँ। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 52C1 एंड दिस इज इक्वल टू 52, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड विच इज नाइदर अ हर्ट नॉर अ किन। तो लेट हम एक इवेंट ये डिफाइन करते हैं, let A be the event that card is neither hurt nor किन, ठीक है। अब मैंने लास्ट टाइम एक आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में एक लॉ लिखा था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैं इसको आई थिंक इसको भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, और अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल उसको हम फिलहाल यूज़ नहीं करते, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कोई आया तो उसको यूज़ करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नाइदर हर्ट तो नार इट इज़, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर ए क्या होंगे, ठीक है। अब आप देखें कि देयर आर हर्ट्स, तो कितने हर्ट्स हैं? 13। कहता है कि आपने एक पत्ता ड्रा किया 52 कार्ड में से, प्रोबेबिलिटी बताओ कि ना ही वो हर्ट का हो ना ही वो 3 रो, ठीक है। क्वेश्चन ये है। अब आप देखें कि हमारे फेवरेबल केसेस आप कहाँ से लेंगे? हमें पता है कि 13 कार्ड्स ऐसे हैं जो हर्ट्स हैं और एक किंग उसके अंदर भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बाकी किंग कितने और रह गए? 3 और रह गए। इट मीन्स दीज आर 16। ये कार्ड जो ये तो ना होना, उसने पहले कह दिया। तो 16 प्लस 36 दिस इज इक्वल टू 52, यही होता है, ठीक है। अब हमने इसके फेवरेबल केसेस लेने हैं। तो कह रहा है नाइदर हर्ट नॉर किन, इट मीन्स इसमें तो हम ले नहीं सकते ना ये वाले जो पत्ते हैं 16, तो इस मीन्स हमें जो एक पत्ता वो ड्रा कर रहे हैं दैट शुड बी फ्रॉम 36। तो 36C1, तो ये इसके केसेस बनेंगे दैट इज 36, ठीक है। तो अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, दैट इज n ऑफ s, n ऑफ a
number of favorable cases for A divided by total number of cases, total possible occurrence, total possible happenings, जो भी आप क्या लें, तो it will become 36 divided by 52. ठीक है, इसको आप हल कर लें, कैलकुलेटर पे देख लें कि पॉइंट्स में क्या आता है, अगर इस तरह भी रहेगा तो दैट्स इनफ। तो ये उसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 2, जो लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी इसके बारे में कि टॉर्ड्स के बारे में आपको नहीं पता था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया था। ठीक है, तो अजीज़ तलबा, आज हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बाद जो पहला हमारे पास देयर इज़ 6.5 सेक्शन, जो इस पर आप आ जाएँ, 6.5 सेक्शन के ऊपर आए और देखें कि ये सेक्शन क्या है। इसमें है दिस आर रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम रूल्स ऑफ एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जितनी टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, तो हर एक के साथ एक रूल जो है इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ अगर दो इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो उसके साथ कौन सा रूल है कि प्रोबेबिलिटी, मैं ये लिख दे रहा हूं, आप देखिए राइट साइड पे, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए यूनियन बी किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये इसका रूल है। आपको पता भी है इससे पहले भी कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी, इससे यूनियन से मुराद क्या है यहाँ पर, आर, इससे मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, इट इज़ फॉर आर, ए आर बी। कहता है सपोज, जैसे कल हमने एग्जांपल आपको जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी दिया था, उसमें हमने यही कहा था कि एक पॉइंट मैं थ्रो करता हूँ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि या हेड हो या टेल हो। इट मीन्स हेड और टेल दोनों एट ए टाइम तो नहीं आ सकते ना, उसका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, ये था इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। इसको हम बोलते हैं बेसिकली लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। इसने यहाँ पे रूल ऑफ एडिशन लिखा हुआ है, तो मैं भी इसको रूल ऑफ एडिशन ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आते हैं ये रूल ऑफ एडिशन में आते हैं, और जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे इसके बाद मैं लिख रहा हूँ जो फोर्थ पर और थर्ड पर, वो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो नॉन म्यूचुअली नंबर 2 है जी, इफ ए एंड बी आर two non-mutually exclusive तो फिर क्या कहता है ये रूल, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आइदर ए और बी, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, अब देखिए जब मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर नंबर 8 था या 7 में भी आपको बताया था कि जब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट करता है, और जब म्यूचुअली होते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। यही इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इसका है इक्वेशन है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एडिशन फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लॉ ऑफ एडिशन फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो पहले लिखा है वो क्या है, लॉ ऑफ एडिशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नाउ वी विल यूज दीज लॉज फॉर सॉल्विंग द पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरह मैं अभी थर्ड पे भी लिख देता हूँ आपके साथ कि अगर जो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो फिर क्या होता है, इफ ए और बी कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों
फिर इसका लॉ क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी, तो ये है जी इसके लिए, ये ए है इसका रूल फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सपोज आपने एक कॉइन और एक डाइस को रोल किया, तो कॉइन पे हेड आने चाहिए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और डाइस पे क्या आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो दोनों इससे रिलेट नहीं करेंगे, भाई तू उधर छक्का आ रहा है या 1/6 आ रही है या 6 आ रहा है फेस, तो मैं हेड आऊँगा। तो ये आपस में दोनों इंडिपेंडेंट है। इसी तरह मैं 2 कॉइन्स को जब मैं थ्रो करता हूँ तो एक के ऊपर हेड आ सकता है, दूसरे के ऊपर टेल आ सकती है, दोनों के ऊपर भी टेल्स आ सकती है, दोनों के ऊपर हेड भी आ सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और जब वो अफेक्ट करेंगी तो क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, जैसे जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया था, एक एग्जांपल थी कि मैंने 2 बैट लिए, एक के अंदर वाइट बॉल्स थी और दूसरे के अंदर जो थी वो ब्लैक बॉल्स थी। तो मैंने कहा था बैट 1 में वाइट बॉल्स हैं, बैट 2 में ब्लैक बॉल्स हैं। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ, दोनों में से एक बैट मैंने एट रैंडम उठाना था और प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैट जो बॉल है वो ब्लैक हो। इट मीन्स ब्लैक बॉल जो है वो डिपेंड कर रही है बैट 2 के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, फिर ये डिपेंडेंसी आ जाती है इसमें कंडीशनल आ जाती है चीज़ कि सेकंड इवेंट उस वक्त होता जब पहले हैपन हो चुका होगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि इसका नंबर 4 पर है ये, इफ ए एंड बी आर, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, अब देख रहे हैं, if A and B are two डिपेंडेंट इवेंट्स, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। ये जो नोटेशन है क्या पढ़ते हैं इसको, और ये बिल्कुल स्लैश है तो टेढ़ा होता है, इसको बिल्कुल सीधा रखना आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। इसी तरह ये इसके इक्वल भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। तो ये जो आपने नंबर 3rd और 4th पे देखा, ये दीज आर कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन रूल के नाम से इनको याद किया जाता है। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनका ताल्लुक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से होगा और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तो उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करें, जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है इसको ख़त्म किया जाए। तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज पे आप आ जाएं और एक्सरसाइज में देखें इसका, ये आप इसके एग्जांपल्स हैं वो देख लीजिएगा, इसमें हल हुई हुई है, मैं उसमें से तो नहीं लेता, एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ आपको और इसमें आप देख लीजिएगा। जी, तो एक एग्जांपल है, इसको पहले मैं डाल लेता हूँ तो मेरी नज़र में आ जाए, और ये हमने अभी टॉर्च के बारे में पढ़ा, उसी से रिलेटेड एग्जांपल है, दैट इज़ एग्जांपल 6.4। और पेज है 206। अब मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ इस एग्जांपल को। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली चूजन कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ
टॉर्ड्स विल बी आइदर अ किंग और अ हर्ट। ठीक है, कहता है एक पत्ता ड्रा किया जाए 52 कार्ड से, प्रोबेबिलिटी बताओ कि या वो किंग हो या हर्ट हो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं ये केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है या नॉन म्यूचुअली। जब भी और आएगा ना, इस मीन्स कि हमें लॉ ऑफ एडिशन की बात कर रहा है, यानी ये इन दो रूल्स जो नंबर 1 और 2 पे हमने लिखे हुए हैं, इसमें से किसी एक को यूज़ करना है। और जब एंड का वर्ड यूज़ करेगा, अ किंग एंड अ एस कह दे, एंड वर्ड यूज़ करे, इसका मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। तो जब एंड आ रहा है, इस मीन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में से कोई यूज़ होगा, चाहे वो कंडीशनल हो या अनकंडीशनल हो, इंडिपेंडेंट वाला हो। ठीक है, अब यहाँ पर उसने आपको नज़र आ गया कि उसने क्या कि प्रोबेबिलिटी एक कार्ड 52 कार्ड में से 1 कार्ड विड्रॉ, और प्रोबेबिलिटी बताओ कि या वो हर्ट हो या वो किंग हो। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आर आया मैं वहाँ से पता चल गया कि या ये केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किए या नॉन म्यूचुअली किए। अब म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम? देखो इसमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, अगर इसमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है तो ये नॉन म्यूचुअली केसेस बनते हैं, और अगर इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ना करता हो तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले अभी आपके सामने लिखता हूँ। नेक्स्ट, कि जब ये मैं 8 स्टेटमेंट पढ़ी, इफ़ ए कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए 52 कार्ड्स, तो जस्ट ये पढ़ने के बाद मैंने इसका सैम्पल स्पेस जो है वो बना दिया 52C1। अगर यहाँ पर 2 कार्ड रहा होते तो 52C2 बन जाता। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आपको है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, 52C1 इज इक्वल टू 52। अब आप इवेंट डिफाइन करें, लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड इज आइदर किंग either king or hurt। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर ए क्या होंगे? यस, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इवेंट को 2 दफ़ा डिफाइन मैंने अलहदा करना था, क्योंकि हमें उसने पूछा या वो किंग हो, और यहाँ पर हमने इसको ये किंग को हमने अलहदा करना था बेसिकली। तो मैं इसको हर्ट को अलहदा डिफाइन करना था इवेंट बी के अंदर, और इसको द कार्ड इज किंग। ठीक है, और एक इवेंट बी डिफाइन कर ले, उसमें क्या दें, कार्ड इज हर्ट। ठीक है, और अब आप बताएं कि उसने हमसे पूछा क्या है जी, कि प्रोबेबिलिटी बताओ आइदर इट इज ए और इट इज बी। तो जो स्टेटमेंट उसने दी थी ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ किंग और अ हर्ट, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये चीज़ उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, अब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स हमसे ये उसने पूछा है, एंड वी नो दैट कि ये रूल किससे इक्वल है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं राइट साइड पर कि इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो अब आप इस इक्वेशन में देखें कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, व्हाट इज ए, दैट अ कार्ड इज अ किंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर ए क्या होंगे, टोटल किंग्स कितने हैं
4 4C1 तो फेबल केसेस फॉर ए क्या होंगे अ टॉर्ड इज अ किंग दे आर 4C1 तो 4C1 इज इक्वल टू 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 52 क्योंकि टोटल हैपनिंग्स कितनी है 52। इसी तरह प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेबल केसेस फॉर बी क्या होंगे जी व्हाट इज बी द टॉर्ड इज अ हर्ट यस तो हमें पता है कि हर्ट कितने हैं 13 तो 13 में से हमें कितने डॉट आ रहे हैं 1 तो 13C1 इज इक्वल टू 13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 13 डिवाइडेड बाई 52 ठीक है। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी से क्या मुराद है टॉर्ड इज अ किंग एंड हर्ट। अब आप देखें हर्ट और किंग दोनों आपको पता होना चाहिए इसमें इंटरसेक्शन क्या एग्जिस्ट करता है ओनली वन केस बनता है हर्ट के अंदर कितने किंग है 8 ठीक है। तो नंबर ऑफ फेबल केसेस फॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे दे आर 1C1 ए की किंग था उसको हमने ड्रा कर लिया ठीक है हर्ट भी हो और किन भी हो इसका मतलब ये है तो दिस इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 1 by 52। नाउ पुटिंग these information this and this in 1 we get the required probability A union B is equal to probability of A 4 by 52 plus probability of B 13 by 52 and minus 1 by 52। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो सब का 52 कॉमन डिवाइजर है इट्स विल बी ओके 4 plus 13 तो ये -1 17 minus 1 इज इक्वल टू 16 तो ये इसका आंसर आ गया जी ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि या वो एक कार्ड आपने ड्रॉ किया या वो किंग हो या वो हार्ट हो। अच्छा ये तो था नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस। अब इसी के अंदर मैं अगर चाहूँ तो म्यूचुअली भी बन सकता है ठीक है। अगर मैं यही कह देता हूँ कि एक पत्ता ड्रॉ किया प्रोबेबिलिटी बताओ कि या वो किंग हो या वो क्वीन हो ठीक है। तो इसके फेवर केसेस बना सकते हो इसमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है नहीं करता क्यों किंग और क्वीन के दरमियान क्या इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है कॉमन तो नहीं है कोई पत्ते ऐसे जो आधा किंग और क्वीन हो इट मीन्स तो ये फिर कौन से केसेस बन जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ तो फाइंड इफ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ किंग और इट इज अ क्वीन तो ये क्या हो जाएगा 4C1 इसके केसेस बन जाएंगे प्लस 4C1 और 8 डिवाइडेड बाई 52 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनका ताल्लुक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ और नॉन म्यूचुअली के साथ हो। यस ये पेज नंबर है 217 17 है ये ठीक है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 6.12 ठीक है पेज 217। क्वेश्चन ये है द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जॉब हैज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इज 0.3 ठीक है कि जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एप्लीकेंट है फॉर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की जॉब के लिए तो उसके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का एक्सपीरियंस है डिग्री का है तो वो है प्रोबेबिलिटी उसकी 0.3। प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जॉब्स हैज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इज 0.3। तो ये जो इवेंट है इसको हम ए के साथ डिनोट कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं कह सकता हूँ दिस इज 0.3
He has had some work experience on a chief financial accountant is, तो अगर उसके चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 0.7 एंड दैट ही हैज़ बोथ इज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि उसके पास अगर फाइनेंशियल अकाउंटेंट की जॉब और प्लस वो जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जॉब दोनों का एक्सपीरियंस है, दैट इज 0.2 आउट ऑफ 300 एप्लीकेंट्स approximately what number would have either a postgraduate degree or some professional work experience कहता है कि how many, अगर हमारे पास 300 एप्लीकेंट्स हैं तो उसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास या वो पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस हो या उनके पास सम अदर प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब हमने उस इट मीन्स ये केसेस जो बन रहे हैं वो भी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बन रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो प्रॉबिलिटी दी हुई है आदमी की, ठीक है, वो क्या है एप्लीकेंट की प्रॉबिलिटी, जो दोनों वर्क करने की प्रॉबिलिटी भी दी हुई है, इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी गिवन है, ठीक है, दैट इज 0.2। तो अब आप इस क्वेश्चन में लेट कर लो जो है उसको let A be the event that, तो A event हमारा क्या है, applicant has post graduate degree, ठीक है। और एक इवेंट बी डिफाइन कर लो लेट के साथ ही है, तो वो क्या है जी, एप्लीकेंट हैज वर्क एक्सपीरियंस, एप्लीकेंट हैज ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, जो चीज गिवन है वो आप लिख लें, गिवन दैट the probability of A is equal to 0 point जो है वो 3 है, probability of B तो वो है हमारे पास 0.7 and probability of A intersection B this is 0.2, yes। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि या वो ए हो या बी हो, ठीक है। तो पहले इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम 300 वर्कर्स के साथ जो एप्लीकेंटों से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे, ठीक है, जिनके पास या वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या वो वर्क एक्सपीरियंस रखते हो, ठीक है। तो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, वर्क एक्सपीरियंस वाले 0.7 है और 0.2 ऐसे हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है, ठीक है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस बनता है और उसमें हमें किस चीज इक्वल है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमें पता है इसके इक्वल है, आप प्रोबेबिलिटीज को पुट कर दें, 0.3 प्लस 0.7 माइनस 0.2, तो ये 0.3, तो दिस इज इक्वल टू 0.8, दिस इज इक्वल टू 0.8। तो अब आप देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स लिख लें, यहाँ पर उसने जो क्वेश्चन में दिया हुआ आपको कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, तो रिक्वायर्ड नंबर्स लिख कर यहाँ पर numbers is equal to 300 multiply with 0.8, ठीक है। तो this is equal to 240, तो ये वर्कर्स हैं जी, ठीक है, या उनके पास पोस्ट पीजी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, या उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो हमने इसमें से इंटरसेक्शन के केस इसीलिए
माइनस कर दिए। तो ये इसका आंसर है, ये इसकी प्रॉबिलिटी का आंसर था। फिर हमने उसको 300 से मल्टीप्लाई किया तो 300 में उसकी प्रॉबिलिटी देख ली, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। यस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। 6.13 क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। कहता है ए कैन हिट अ टारगेट 3 times। यस, ए कैन हिट अ टारगेट 3 times इन 5 shots। तो हम उसकी प्रॉबिलिटी निकाल सकते हैं हिटिंग की। क्या प्रॉबिलिटी की डेफिनेशन है? फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस। तो अगर उसके पास 5 शॉट्स उसको दी जाए तो उसके 3 में से उसको हिट करने की प्रॉबिलिटी है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ हिटिंग ऑफ ए इज 3/5। ठीक है, इसी तरह कहता है नेक्स्ट कह रहा है कॉमा के बाद 2 times इन 5 शॉट्स। बी जो है वो 2 times, अगर उसको 5 शॉट्स दी जाए तो बी कैन हिट 2 times। इसी तरह सी जो है वो 3 times इन 4 शॉट्स, और जो सी है उसकी प्रॉबिलिटी क्या है? 3/4। दे फायर ए वॉली। ठीक है, अब उन्होंने निशाना लिया। व्हाट इज द प्रॉबिलिटी दैट द 2 shots हिट? व्हाट इज द प्रॉबिलिटी दैट 2 shots हिट? तो क्या प्रॉबिलिटी होनी चाहिए कि 2 shots हिट कर जाए जी? अब हमें यह तो नहीं पता कि अब तीनों ने फायर किया है। कहता है कि प्रॉबिलिटी बताओ कि 2 उनमें से फायर जो है निशाने पे लग जाए। तो हमें ये तो नहीं बताया कि वो ए का निशाने पे लगे या बी का लगे या सी का लगे। ठीक है, किसका लगे? तो सबसे पहले मैं इवेंट डिफाइन करता हूं। लेट ए बी द इवेंट दैट A hits the target। ठीक है, probability that A hits a target। और जो B है ये इवेंट डिफाइन कर रहा है B hits the target। इसी तरह C जो इवेंट है हमने डिफाइन किया C hits the target। तो probability of A हमें पता है किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 3/5। क्यों कि 3 उसको 5 हिट दिए जाए, 3 वो करता है, तो 3/5 उसकी probability है। और probability of B दिस इज इक्वल टू 2/5 है। यस, 2/5 and probability of C this is equal to 3/4। this is equal to 3/4। अच्छा, अब मैंने लास्ट टाइम अजीज तलबा आपसे बात की थी कि अगर हमें प्रॉबिलिटी ऑफ हिटिंग की पता है तो उसके नॉट हिटिंग की भी तो हम निकाल सकते हैं। क्यों जी? कैसे? हमें पता है टोटल प्रॉबिलिटी क्या होती है 1। तो 1 में से हिट करने की निकाल दोगे तो क्या आ जाएगी प्रॉबिलिटी? नॉट हिटिंग की। इट मीन्स हम इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रॉबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से निकालूँ प्रॉबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू 1 - 3/5। तो ये क्या आ जाएगी? 2/5। ठीक है, इसी तरह प्रॉबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी? 1 - 2/5। तो दिस इज 3/5। और probability of C complement this is equal to 1/4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 - 1 3/4 करो जो क्या आएगा 1/4। तो अब हमें इनके हिट करने की प्रॉबिलिटी भी पता चल गई और ना हिट करने की प्रॉबिलिटी पता चल गई। अब हमसे वो पूछता क्या है? कहता है दे हिट अ वॉली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दैट एग्जैक्टली 2 हिट्स।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट में, इसको आप लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी दैट exactly 2 hits, this is equal to the probability that A hits, B hits and C misses। क्यों जी? ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी कि A हिट करे, B करे और C मिस कर जाए, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि कौन सा हिट करे। हमसे पूछा जाए 2 हिट कर जाए, अब कौन से 2 हमें नहीं पता, हम तो हमारे पास ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस बनेंगे। ठीक है, या ये हो सकता है जब मैं या का वर्ड यूज़ करता हूँ या आर कहता हूँ तो मीन प्लस हो रहा है, या ये हो सकता है कि ए भी हिट कर जाए और बी मिस कर जाए और सी भी हिट कर जाए। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी कि ए मिस कर जाए और बी और सी दोनों हिट कर जाए। तो ये हमारी इक्वेशन है जो हमने फाइंड करना है। ये द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेसिकली इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और प्लस इसलिए किया कि ये केस अब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इन तीनों केसेस के अंदर से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अगर वो हमें क्वेश्चन कर देता कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए और बी हिट करे और सी ना हिट करे, तो हम डायरेक्ट करते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकाल देते। अब उसने ये कह दिया कि हमें बताओ प्रोबेबिलिटी के 2 हिट करें। अब ये नहीं बताया कि कौन से 2 हिट करें, ए बी सी में से कौन से पूछा उसने। तो इसलिए हमारे ये केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस बनता है। कैसे कि या ये हो सकता है, या ये हो सकता है और या ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो तीनों ऑप्शन हमने लिख दिए। अब आपको पता है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट आल्सो, कि प्रोबेबिलिटी जब हिट करता है तो वो ये नहीं कहता बी को जब मैं उस वक्त करूँगा जब तुम करोगे तो। ठीक है, इट मीन्स दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ये लार्जेस्ट इक्वल हो जाएगा, जैसे वो मल्टीप्लिकेशन लास्ट पे ला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ये आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस है और ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये इक्वेशन है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, इसको आपस में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये आपस में मिला ना दीजिएगा कहीं। अब आप इसमें प्रोबेबिलिटीज पुट करके यू कैन गेट योर आंसर। आपके पास कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटीज भी मौजूद है, आपके पास हिटिंग की प्रोबेबिलिटी भी और नॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी मौजूद है। तो इसमें वैल्यूज पुट करके नो यू कैन गेट द आंसर। ठीक है, तो अब मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो उसमें देखिए आप स्टेटमेंट क्या है, पेज नंबर जो है उसके जी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। A problem in business statistics is given to 5 students A, B, C, D, E and F. Their chances of solving it are 1/2, 1/3, 1/4 and 1/5 and 1/6 respectively. What is the probability that the problem will be solved? ठीक है, अब हुआ ये कि एक प्रॉब्लम थी, वो 5 स्टूडेंट्स को दी गई, 5 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दी गई और उसके बाद उनकी प्रॉबिलिटीज़ हम ऑलरेडी वी नो दैट कि ये ए जो है उसकी प्रॉबिलिटी क्या है, बी की क्या है। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6 है हर एक की प्रॉबिलिटी। जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसकी प्रॉबिलिटी है, यानी ए का 50% चांस है जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। बी का जो 1/3 है तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ये बन जाएगा तकरीबन 33%।
इसी तरह सी का है 1/4, तो 0.25 प्रॉबिलिटी है कि वो सॉल्व कर लेगा, और जो डी है उसकी 1/6 प्रॉबिलिटी है कि क्वेश्चन सॉल्व। अब उनको एक प्रॉब्लम दिया गया, प्रॉबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? हम ये करेंगे, हमें पता है कि टोटल प्रॉबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से कोई भी ना सॉल्व कर सके उसकी प्रॉबिलिटी अगर हम माइनस कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी कैसे आएगी कि टोटल प्रॉबिलिटी 1 है, 1 में से कोई भी ना सॉल्व करे, प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो, तो जब आप वो माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग प्रॉबिलिटी बचेगी वो हमारी प्रॉबिलिटी क्या होगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर था ये 6.14। probability that the problem will be solved is equal to 1 minus probability that the problem is not solved. Problem is not solved. ठीक है, तो प्रॉब्लम नॉट सॉल्व की तो हमें आसानी थी ना, उसमें हम इजीली फाइंड कर सकते थे ना। और जब वो दूसरा केस था उसमें उस तरह हमें मुश्किल था डायरेक्टली इसको करना, तो हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस कि प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी तो जब कोई भी ना कर सके। ठीक है, इट मीन्स प्रॉबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, ए भी ना कर सके, प्रॉबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट कि बी भी ना कर सके, और प्रॉबिलिटी ऑफ सी कम्प्लीमेंट कि सी से भी ना हो। तो तब भी हो सकता है ना, किसी से भी नहीं हुआ। ठीक है, तो जब किसी से नहीं हुआ, 0 की हमने निकाल दी उसमें से प्रॉबिलिटी, तो 1 में से 0 की निकाली तो जो रिमेनिंग प्रॉबिलिटी वो सॉल्व होने की आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप देखिए अब जी, तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट जो है किसके इक्वल है, हमने इसको सॉल्व किया अभी। नहीं चले, तो हमें पता है कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए जो है दैट इज 1/2, तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस 1/2। ठीक है, और प्रॉबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस 1/3। और यहाँ पर हमने इसको ऐड करते चलें क्योंकि हमारे पास ये 5 लोड हैं, मैंने तो 3 इसमें रख दिए। इसको ज़रा कर दीजिएगा जी, रेस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़रा इसको दोबारा कर लीजिएगा इस पॉइंट से। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो ये जो सी पॉइंट है इसके साथ आएगा प्रॉबिलिटी मल्टीप्लाई प्रॉबिलिटी ऑफ डी कम्प्लीमेंट एंड प्रॉबिलिटी ई कम्प्लीमेंट। तो ये 5 लोड थे। ठीक है, तो ए बी सी डी ई तक, तो 1/2 माइनस 1/3 इसकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 1/4 इसके होने की प्रॉबिलिटी थी, तो ना होने की 1 में से माइनस कर दी। इसी तरह इसकी प्रॉबिलिटी थी 1 माइनस 1/5 और मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 1/6 और ब्रैकेट क्लोज कर दें आप इसको। तो ये आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व होने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी ये 1/2, ये भी 1/2 आएगा, यहाँ 2/3 आ जाएगा, यहाँ पर 3/4 आएगा, इस जगह पर 1 में से 4/5 आएगा, 5/6 आएगा। तो ये सॉल्व होने के बाद 1/1 माइनस 1/6 आएगा। तो इसको आप एलसीएम लोगे तो दिस आंसर क्या आएगा 5/6। तो ये हमारा आंसर है जी कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व ना हो।
तो अजीज़ तलबा अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, उसकी तरफ मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ आपको पहले। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? सिक्स 6.15 है, कहता अ हस्बैंड एंड वाइफ appear in an interview for 2 vacancies for the same post। ठीक है, the probability of husband selection is 1/7। तो हस्बैंड के सिलेक्ट होने की probability 1/7 है, and the wife selection is 1/5। जारी बात नजर आ रहा है। what is the probability that, अब इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तो जो चीज़ हमें गिवन है वो आप लिख लें कि प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि ए जो है वो डिनोट था, उसने खुद ही डिनोट किया हुआ ऑलमोस्ट कि हस्बैंड एंड वाइफ। चलें हम इसको हस्बैंड कह देते हैं, हस्बैंड को हम ए से डिनोट करते हैं। लेट कर लें इवेंट, हस्बैंड इज सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 1/7 गिवन है। इसी तरह बी हम डिनोट करते हैं, वाइफ है सिलेक्टेड। डब्ल्यू भी आप कह सकते थे, मेल है, हस्बैंड है, तो आप एच से भी डिनोट कर सकते थे, लेकिन मैंने ये बी कंटिन्यू रखा है। तो बी इवेंट क्या है जी? वाइफ इज सिलेक्टेड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम वी नो दैट दिस इज 1/5। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है, कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इवेंट क्या है? ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। अब मुझे ये बताओ कि वो ए सिलेक्ट होगा या बी सिलेक्ट होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। क्या होगी जी? आइदर ए और बी। तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन यहाँ पर फिर वही केसेस बनते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि 2 हिट्स था, हमें ये नहीं पता ए हिट किया या बी ने हिट किया या सी ने किया, 2 उसने था हिट किए, हमें ये नहीं बताया कौन से 2 हैं वो, तो हमने वो फाइंड किए और आपस में म्यूचुअली केसेस। तो ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड विल बी, ये भी केस उसी तरह के बनेंगे कि या मेल सेलेक्ट हो यानी हस्बैंड सेलेक्ट हो, वुमेन सेलेक्ट ना हो, या ये हो सकता है कि आदमी जो है वो सिलेक्ट ना हो, वुमेन सेलेक्ट हो जाए। तो ये इसमें आपस में ये क्या बन जाए? केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या इसकी आ जाए जी? प्रोबेबिलिटी दैट, ये उसने पूछा, उसने ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड दिस इज इक्वल टू कि ये ए सिलेक्ट हो और बी सिलेक्ट ना हो, यही हो सकता है ना? या ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पी है, प्रोबेबिलिटी है कि ए सिलेक्ट ना हो, हस्बैंड सिलेक्ट ना हो, वाइफ सिलेक्ट हो जाए। तो ये 2 केसेस बन सकते हैं इस केस में। अब उसने पूछा कि प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, अब ये नहीं बताया कि कौन सा सिलेक्ट हो। तो लिमिट इन केस हमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो हमने उसकी अनसर्टनिटी को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि इसकी कैसे होगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस बन जाएगा कि या आदमी सिलेक्ट हो सकता है या औरत सिलेक्ट हो सकती है। तो जब या आया तो बीच में ऐड हो गया, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी नोन, वी नो दैट। आप इसमें से यहाँ पर इसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट भी निकाल लिया करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, उसके ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - 1/7, दिस इज 6/7। उसी तरह जो वाइफ है उसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट ना होने की क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, दिस इज 4/5, 1 - 1/5, तो दिस इज 4/5। अब आप देखिए कि ये जो केसेस हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट,
तो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी, इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जब एंड आएगा, इंटरसेक्शन आएगा तो एंड आएगा, जब एंड है तो मल्टीप्लाई होगा, और जब आर आएगा तो एडिशन होगी। अब इसी तरह देखें तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या 1/7 मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, तो दिस इज 4/5 plus probability of A complement, this is 6/7 multiply with probability of B 1/5। तो इसको आप सॉल्व करें तो सॉल्व होने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है जी 2/7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि ओनली वन ऑफ देम कुड बी सिलेक्टेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी से मिलता जुलता है, वो आप आई थिंक कर लोगे। मैं आप कुछ और चीज़ देखता हूँ, शायद उससे कोई और डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें से देख लें हम इसको। और ये एक्सरसाइज में से सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है मैं करवाऊँ आपको, जो पैटर्न जिनका सेम है मैं ऑलमोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर इसको हमें ख़त्म भी करना है। देयर आर 3 ब्रांड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डज नॉट बाई एनी ऑफ द ब्रांड्स। चले जी इसको कर लेते हैं, ये थोड़ा सा है अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर 3 ब्रांड्स। क्वेश्चन नंबर है 6.18। पेज 218 के ऊपर आइए। ठीक है, कहता है देयर आर 3 ब्रांड्स से X, Y and Z of an item available in the market। तो 3 ब्रांड्स हैं X, Y और Z, आइटम्स हैं जो उनके नाम रखे हुए X, Y, Z उसने कह दिया। A consumer chooses exactly one of them for his use। अब कंज्यूमर ने उनमें से एक उठाना है। He never buys 2 or more brands simultaneously। वो कभी 2 या उससे ज़्यादा नहीं उठाएगा। ठीक है, The probability that he buys brand X and Y and Z are, तो probabilities दी हुई हैं। probability of X दी हुई है 0.2, probability of Y दी हुई है this is 0.16 and probability of Z जो है that is 0.45। ठीक है, ये सिलेक्ट होने की probabilities है। उन्हें पता है कि ये चीज़ ज़्यादा चलती है मार्केट में, तो ये सिलेक्ट जल्दी उसकी probabilities उन्होंने निकाल के रखी हुई हैं। अब वो तीनों चीज़ें सामने पड़ी हैं, डॉट आया, आप देखिए क्या probability क्या पूछता है। What is the probability that he does not buy any of the brands। चलो जी, और कोई भी नहीं लेता। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको probability of A दिया हो, probability of B दिया हो, probability of C दिया हो, तो आप उससे कम्प्लीमेंट निकाल लो। ठीक है, कि वो कोई भी चीज़ जो है ए कुछ भी नहीं बाई करता, तो कम्प्लीमेंट प्रॉबिलिटी यही बताएगी ना कि वो कुछ बाई नहीं करता। इसी तरह प्रॉबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट निकाल लो, उससे हमें पता चलेगा कि वो कुछ बाई नहीं कर रहा। इसी तरह प्रॉबिलिटी ऑफ सी कम्प्लीमेंट निकाल लो, उससे भी पता चलेगा हमने कुछ बाई नहीं किया। और इन तीनों प्रॉबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दो तो द रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी इज इक्वल टू दिस। The required probability is equal to probability of A complement multiply with probability of B complement multiply with probability of C complement। आई थिंक ये हो जाना चाहिए। ठीक है, बी देखिए जरा इसका पार्ट क्या है। गिवन दैट अ कंज्यूमर बाइज सम ब्रांड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही बाइज ब्रांड X। लो जी, अब ये जो क्वेश्चन है इसका ताल्लुक हमारा जो नेक्स्ट हमने अभी इवेंट, अभी आपको सिर्फ मैंने उसकी डेफिनेशन बताई, उसके लॉज बताए, उसके साथ इसका बनता है। तो ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको करूँगा। और उम्मीद है कि आज के लेक्चर को मैं अभी सम अप करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा। हमने आज टाइप्स ऑफ इवेंट्स को डिस्कस किया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे उनमें सॉल्व की जाती है। फिर उसके बाद हमने रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात की। तो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या था, द लॉज ऑफ एडिशन की बात की, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात की, लॉज ऑफ एडिशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड लॉ ऑफ एडिशन फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसकी हमने बात की। फिर उसके डिफरेंट हमने एप्लीकेशंस को इनको सॉल्व किया एक्सरसाइज में से, प्लस उसके जो एग्जाम्पल में से हमने 2-3 को एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब कोशिश कीजिए कि
ये जो ऑनवर्ड क्वेश्चन मैं कुछ छुड़वा रहा हूँ बीच में, आप इसकी प्रैक्टिस करें और ख़ुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह, जो लेक्चर नंबर 10, उसमें हम आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे और कंडीशनल इवेंट्स, ठीक है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, इसके साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।